जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन किशोर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पर। और इस चैनल पे मैं बता दूं कि हम लोग डिस्कशन करते हैं किसी एक जनरल स्टडीज़ के टॉपिक को, और डिस्कस इस लेवल पे करते हैं और उसके हर एक पहलू को समझते हैं, ताकि कल के डेट में अगर आप चाहे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हों या एसएससी की या फिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज या बीपीएससी सिविल सर्विसेज या कोई भी पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हों, तो वहाँ पर इस टॉपिक से संबंधित आपको समस्या ना हो। तो कल हमने डिस्कशन किया था एमएसपी से संबंधित, एमएसपी के हर एक फैक्ट को जाना था। आज जो है, आज हम उस एमएसपी से आगे कि अगर आप मेंस में बैठते हैं, जैसे मेंस आंसर राइटिंग होता है, तो मेंस में आप सिविल सर्विस की बैठ रहे हों या पीसीएस के मेंस में बैठ रहे हों, तो वहाँ पे एमएसपी से रिलेटेड क्या बातें हो सकती हैं और क्या उसमें होना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज जो हम बात करेंगे वो एमएसपी के आगे की बात करेंगे, जैसे कि एमएसपी अभी किसानों के द्वारा इतना बड़ा आंदोलन चला और आंदोलन में डिमांड थी, एक तो था कि तीनों कृषि कानून वापस होना चाहिए, जो कि हो गया, और उसके बाद एक और उनका मांग था कि एमएसपी को कानून बना दिया जाए। अभी कानून नहीं है, एमएसपी अनाउंस की जाती है प्रत्येक वर्ष, लेकिन अभी कानून नहीं है, तो कानून बनाने के लिए भी डिमांड की जा रही है उनके द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ा बात है जो कि ये बिल्कुल लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको बिल्कुल ही पता होना चाहिए उसके बारे में। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, उसी से संबंधित बात करेंगे। और एक फैक्ट जो कल मेरा छूट गया था, वो कि मैंने ये बताया था आपको कि 24 फसलों पे दिया जाता है एमएसपी। तो हाँ, 24 फसलों पे ही दी जाती है, लेकिन अभी जो अनाउंसमेंट की जाती है वो कुल 22 फसलों पे की जाती है। और 22 में से 14 फसल जो खरीफ के होते हैं, 6 फसल जो रबी के होते हैं और 2 फसल जो जायद के होते हैं। तो इन तीनों फसल कृषि जो मौसम है उसके हिसाब से वो अनाउंसमेंट होता है, और कृषि इन सब जो फसल होते हैं इस पे एमएसपी दी जाती है। अब आगे की बात करते हैं। जैसे किसानों का डिमांड है कि एमएसपी को कानून बनाया जाए, तो अब एमएसपी को कानून बनाने के बाद होगा क्या और उसकी समस्याएं क्या होगी, उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो एमएसपी को जैसे ही कानून बना दिया जाएगा तो वो एक गारंटी हो जाएगी, वो बाध्यकारी हो जाएगी। एक तो कि सरकार प्रत्येक वर्ष अनाउंस करे, तो इससे ज़्यादा समस्या नहीं है, अभी भी सरकार उसको अनाउंस करती है, आगे भी करेगी। दूसरा क्या हो जाएगा, उसमें बाध्य हो जाएगा कि जो मंडी में व्यापारी खरीदते हैं उनके लिए वो बाध्यकारी हो जाएगा कि उनको उसी अमाउंट पे जो एमएसपी अनाउंस किया जाता है उसी अमाउंट पे उनको खरीदना होगा, या उससे ऊपर खरीदना होगा, ऊपर नहीं उतना ही अमाउंट पे खरीदना होगा। देखिए, उससे समस्याएं ये हो जाएंगी। एक तो व्यापारी चलो ठीक है वो खरीद लेंगे उस चीज़ को, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या हो जाएगी कि व्यापारी छोटे ही नहीं हैं, बड़े बड़े भी व्यापारी हैं। अब आपको एक चीज़ समझना होगा कि जब किसान कोई फसल उपजाता है तो उसको खरीदता कौन कौन है। देखिए, एक तो व्यापारी जो मंडी के व्यापारी होते हैं वो खरीदते हैं, दूसरे सरकार खरीदती है एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से, और तीसरा जो होता है वो खरीदता है बड़ी बड़ी फूड प्रोसेसिंग कंपनी, जैसे लेज हो गया, कुरकुरे हो गया, और इस तरीके की जो फूड प्रोसेसिंग कंपनीज है, बिस्किट वाली कंपनी हो गई, तो ये सब खरीदती है। अब देखिए, समस्याएं क्या है कि वो जो व्यापारी है उसको फ़ायदा कमाना है, उनको मुनाफा कमाना है, तो सरकार तो खरीद लेगी, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि सरकार पूरे फसल को खरीद सके। कल मैंने एक डेटा बताया था आपको, जस्ट कुछ दिन पहले का ही डेटा है, कि अगर सरकार पूरे फसल को खरीदना चाहे तो उसको 12 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। और अभी की मैं डेटा बता दूं कि सिर्फ 6% किसानों का फसल सरकार द्वारा खरीदा जाता है एमएसपी पर, बाकी की फसलें नहीं बिकती हैं उनसे। तो मतलब 94% अभी भी ऐसे किसान हैं जो बाहर में ही जाकर के मंडी में और अलग अलग जगह पर बेचते हैं। तो ये समस्याएं हैं कि सरकार पॉसिबल नहीं कि पूरा खरीद सके, मार्केट में डिमांड उस हिसाब से तो रहेगा, लेकिन सप्लाई काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखिए, मार्केट का एक रूल होता है डिमांड एंड सप्लाई का। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि सरकार 6 नहीं, चलिए 10% खरीद लेगी, तो 10% तो सरकार खरीद लेगी, लेकिन तब भी 90% किसान के फसल ऐसे होंगे जो सरकार नहीं खरीदेगी। तो अब वो कौन खरीदेगा, ये व्यापारी खरीदेंगे। चलिए कुछ परसेंट व्यापारीज भी खरीद लेंगे, लेकिन एक बड़े व्यापारी और जो फूड प्रोसेसिंग कंपनीज है वो लोग इनसे नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि प्रत्येक वर्ष एमएसपी के साथ उनका प्राइसेस बढ़ता चला जाएगा, और उसके बाद उनको चूंकि मुनाफा कमाना है तो वो बाहर से इंपोर्ट करने लग जाएंगे।
अब इंपोर्ट जो बाहर से करने लग जाएंगे, जैसे देखिए हमारे यहाँ जो कृषि है वो मशीनीकृत नहीं है बहुत ज़्यादा, और बाहर की जो कृषि है वो मशीनीकृत है। जैसे आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ लगभग 50 से 55% किसान हैं, कृषि हमारे यहाँ 50 से 55% लोग करते हैं। लेकिन अगर आप अमेरिका की बात करेंगे तो वहाँ सिर्फ 2% किसान कृषि करते हैं, 2% लोग कृषि करते हैं, और उसके बावजूद आप देख लीजिए कि वो लोग इतना ज़्यादा किसानी कर लेते हैं। कारण है कि वहाँ मशीनीकृत ज़्यादा है, तो लागत उनका कम पड़ता है, हमारा लागत बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, तो वो हमसे ज़्यादा सस्ता सामान दे सकते हैं, ज़्यादा सस्ता अनाज दे सकते हैं। तो अब बड़ी बड़ी जो फूड प्रोसेसिंग कंपनीज हैं उनको मुनाफा कमाने के लिए वो क्या करेंगे कि बाहर से माल मंगवाना स्टार्ट कर देंगे, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, या जो भी चीज़ उनको यूज में आता हो वो बाहर से मंगवाना स्टार्ट कर देंगे। तो इंपोर्ट हमारे यहाँ होने लग जाएगा बहुत ज़्यादा मात्रा में, और जो हमारे यहाँ के किसान हैं वो क्या करेंगे, उपजाने के बाद मार्केट में जाएगा और उनका पड़ा रह जाएगा। देखिए दो चीज़ है, जैसे ही एमएसपी को कानून बनाया जाएगा तो अब लोग वो अनाज ज़्यादा उपजाने लग जाएंगे, विकेंद्रीकरण कम जाएगा, और वो अनाज ज़्यादा उपजाने लग जाएंगे जिस अनाज पे एमएसपी मिलती है, क्योंकि हर लोगों को फ़ायदा कमाना है। अब वो मार्केट में जैसे चावल ही है, अगर उपजाने लग जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, गेहूँ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो अपने पास बफर स्टॉक रखने के बाद, गरीब कल्याण योजना में देने के बाद भी सरकार बहुत ज़्यादा नहीं खरीद पाएगी, और बाकी जो बच जाएगा वो छोटे छोटे व्यापारी तो खरीदेंगे, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारा अनाज हमारे यहाँ रखा का रखा रह जाएगा और लोग बाहर से मंगवाना स्टार्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आप एक चीज़ कह सकते हैं कि अगर बाहर से लोग मंगवाते हैं, मान लीजिए कि बड़ी बड़ी फूड प्रोसेसिंग कंपनीज बाहर से खरीद लेती हैं, तो उस पर हम टैक्स लगा देंगे एक्स्ट्रा, तो महंगा हो जाएगा, हमारे यहाँ कंपटीशन ही नहीं कर पाएगा। तो ये कहना आसान है, लेकिन आप इतना आसान होता नहीं है। अगर आप इस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे, इंपोर्ट टैक्स लगा देंगे, तो वो भी तो आपके सामान पे इंपोर्ट टैक्स लगा देंगे जिस देश से आप खरीद रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे अमेरिका से हम खरीदते हैं, मान लीजिए, तो अमेरिका से अगर हम खरीदते हैं गेहूँ तो वो हमको सस्ता दे देंगे, गेहूँ हम तो खरीद लेंगे, या कॉर्न हम खरीदते हैं तो कॉर्न वो हमको सस्ता दे देंगे, मकई जो होता है। लेकिन फिर हम मान लीजिए टैक्स लगा दिए उस पर, तो हम टैक्स लगा दिए उस पर, अब वो महंगा हो जाएगा हमारे यहाँ। लेकिन हमारी भी बहुत सारी चीज़ें जो एक्सपोर्ट होकर के अमेरिका जाती है, तो वो भी हमारे टैक्स को लगा देंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सिग्नेचर्स होते हैं और बहुत सारा ऐसा कंडीशंस होता है जहाँ पे आप इंपोर्ट ड्यूटी अचानक से नहीं बढ़ा सकते हैं, तो फिर उस कंडीशन में हम फंस जाएंगे। बाहर से सामान भी आने लग जाएगा और हमारे यहाँ का सामान रखा का रखा रह जाएगा, जिसका डिमांड नहीं होगा उस तरीके से। अब चूंकि डिमांड नहीं होगा तो प्राइसेस ऑलरेडी गिर जाएंगे इस पे। तो ये सब है समस्याएं जो एमएसपी अगर अनाउंस कर दिया जाता है, उसको कानून बना दिया जाता है, तो कानून बनाने के बाद ये समस्याएं आ सकती हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि एक तो किसान का डिमांड है कि नहीं एमएसपी को कानून बनाइए, तो वो भी कुछ सोचकर बोल रहे हैं। चलिए अगर इसको कानून बना दिया जाए, तो कानून अगर बना भी दिया जाए तो कुछ कुछ चीज़ों को याद रखना होगा। आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में इसके रेजोल्यूशन में, चूंकि आपको सॉल्यूशन मिडिल का लेकर के चलना है, ना कि आप किसी एक पक्ष में बात करेंगे। ना आप ये कह सकते हैं कि हाँ कानून नहीं बनाना चाहिए, ना आप ये कह सकते हैं कि हाँ कानून बना देना चाहिए एज इट इज। तो कानून बनाना भी अगर है तो उसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना होगा। तो आपको ध्यान ये रख सकते हैं कि जब आप कानून बनाएं तो उसको बाध्यकारी ना कर दें। जैसे बाध्यकारी कहने का मतलब कि जब आप एमएसपी अनाउंस करते हैं तो सरकार तो बाध्य होगी उसको खरीदने के लिए, लेकिन मार्केट बाध्य नहीं होगा उसको खरीदने के लिए। ठीक है, मार्केट उस एमएसपी पे नहीं। अगर मार्केट में किसी से किसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर किसी तरीके से बात होती है, तो मार्केट के अपने डिमांड एंड सप्लाई वाले फॉर्मूले पे छोड़ देना चाहिए और उस हिसाब से उनको खरीदना चाहिए। एक दूसरा ये होना चाहिए कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ या किसी भी कंपनीज के साथ अगर किसान डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे तो आप कानून मत बनाइए, लेकिन उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होने दीजिए। और सरकार को ये करना चाहिए कि कुछ एजेंसीज बनानी चाहिए जो इस पर ध्यान रखेंगे और इसके समस्याओं का समाधान करेंगे। जैसे एक बड़ी कंपनी है और एक किसान है, इन दोनों के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इस पर ध्यान देना है उनको कि हाँ ठीक है, इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसमें क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं और किस किस कंडीशंस में खरीदने हैं। ये जो कानून बनना था उसमें था ये चीज़, लेकिन अब वो चूंकि कानून बना ही नहीं तो अब ये चीज़ नहीं है। लेकिन आप बाहर से ये चीज़ कर सकते हैं और आप उसके निगरानी के लिए एजेंसीज बना सकते हैं ताकि इस तरीके की समस्या ना हो। ये सरकार के द्वारा बनाया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखा जाए
तो मार्केट का डिमांड सप्लाई भी नहीं खराब होगा, और ये तमाम चीज़ें खराब नहीं होंगी, सिस्टम एक बेहतर बना हुआ रहेगा, और तब जा कर के एमएसपी से संबंधित अगर कोई समस्या है तो उसके समाधान भी की जाएगी, और कोई प्रॉब्लम भी, किसी तरह का समस्या नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब आप मेंस आंसर राइटिंग में अपने हिसाब से लेकर के चलेंगे, और आप किसी भी पक्ष में अगर अपना पक्ष रखते हैं, किसी भी बात में अपना पक्ष रखते हैं, तो बिल्कुल मिडिल में आप रख के बात करेंगे, ना एक तरफा। आप एक तरफा बात नहीं कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया कि इसकी क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो अब इसको आप ध्यान में रखिए, और ध्यान में रख करके इस हिसाब से आप मेंस आंसर राइटिंग कीजिए। उसमें रिपोर्ट्स अपनी लगा सकते हैं कि क्या क्या रिपोर्ट कब कब हुआ। तो अब एमएसपी से संबंधित फैक्ट्स भी आपके पास हैं, और इसके रेजोल्यूशन सॉल्यूशंस मेन से भी संबंधित मैंने आपसे बात की है। तो अब आप इसको ध्यान में रखिए, और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। जय हिंद।